हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एडी। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस फिजिक्स, जो कि मोशन चैप्टर है। फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर होगा आपका। मोशन चैप्टर में जाने से पहले मैं कुछ जरूरी चीजें जो शायद हमें फिजिक्स समझने में मदद करेंगी, इंट्रो पे जाएंगे। ये लगभग मुझे लग रहा है कि 15 से 20 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा, और इसके बिना आप लोग शायद मोशन नहीं समझ पाएंगे। क्लास 8 तक आपने जो फिजिक्स पढ़ा था वो टोटली हम बोल सकते हैं कि एक कंबाइंड फॉर्म में था, एक साइंस था, अच्छा था। लेकिन क्लास 9th में आने के बाद सिलेबस वास्ट हो जाता है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे क्लास 8 की तुलना में। थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन जो है इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर वगैरह में, ठीक है। तो मैं बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि जिस फैन के नीचे आप बैठे हुए वो क्यों चल रहा है? स्विच ऑन करते हुए वो चलना स्टार्ट कर देता है। हवाएं कभी चलती हैं, कभी नहीं चलती हैं। ऐसे तो हवा हर जगह मौजूद है, हमें एहसास होता है कभी तेज हवाएं आ रही हैं, कभी बहुत स्लो हवा आ रहा है, दिन और रात हो रहा है। प्रैक्टिकली ये चीज आपको पता होगा कि मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से डे और नाइट हो रहा है। लाइट हम तक पहुंच रहा है, हम लाइट के प्रेजेंस में चीजों को देख पा रहे हैं, अंधेरा होने के बाद नहीं देख पा रहे हैं। मिरर में, आईने में आप अपना तस्वीर देख लेते हो, कैसे ये सब संभव है? तो ये इन सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको जानना पड़ेगा तो आपको ले जा कंसेप्ट जो देगा वो है फिजिक्स। कहने का मतलब है कि फिजिक्स इज, आई थिंक आज सम हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड डेली हैपनिंग थिंग्स, राइट। यानी कि क्या डेली हैपनिंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, क्यों हो रहा है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, और नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फिजिकल साइंस है ना, फिजिक्स, ये ऑल अबाउट नेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर है कि नेचर में, प्रकृति में क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहा है, बारिश हो रही है, धूप हो रहा है। ये सारा आंसर हमें फिजिक्स में मिलेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर, यानी कि नेचर में क्या हो रहा है, ये सारी चीज के बारे में स्टडी कहाँ मिलेगा आपको? फिजिक्स में मिलेगा, राइट। अब आते हैं जो हमारा फिजिक्स में कुछ जरूरी चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि साइंस के जो है वो आप लोग 3 पार्ट में पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसी तरह फिजिक्स के कई ब्रांच हैं। हम कह सकते हैं मैकेनिक्स ब्रांच है, कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है, कह सकते हैं ऑप्टिक्स ब्रांच है। फिलहाल हमें उधर नहीं जाना है, अगर इनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हम इससे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी हूँ मैकेनिक्स पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? यानी कि मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, राइट। किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में। यानी मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। मोशन किनका? ऑब्जेक्ट का, हमारा। मोशन के बारे में, क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो मोशन से रिलेटेड जो चीजें आएंगी ना, वो हम पढ़ेंगे किसमें? मैकेनिक्स के बारे में। ये मोशन क्या चीज है, समझ में आ रहा है आपको? मोशन, मोशन का मतलब हो गया मूवमेंट, किसी चीज का, कोई भी वस्तु का या फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन में बदलाव, ये मोशन है। डिटेल में हम जानेंगे चैप्टर में जाने के बाद। तो कहने का मतलब कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। और फिलहाल अभी क्लास 9th में मैकेनिक्स के हमें काइनेमेटिक्स पढ़ने हैं और डायनेमिक्स पढ़ने हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैकेनिक्स के 2 ब्रांच, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, दोनों पढ़ने हैं हमें इसमें। काइनेमेटिक्स पहला चैप्टर होगा हमारा और डायनेमिक्स अगला चैप्टर होगा। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के क्या गुण होते हैं। कहने का मतलब ओनली मोशन, मोशन क्यों हुआ ये नहीं पढ़ेंगे, बस मोशन पढ़ेंगे। और अगर हमें जानना है कि ये मूवमेंट क्यों हो रहा है तो इसका आंसर आपको मिलेगा सेकंड चैप्टर में, जो कि कहलाता है डायनेमिक्स। तो हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स जो पहला ब्रांच है फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डायनेमिक्स जो कि दूसरा चैप्टर है वो, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है? यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट कॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स। तो डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और काइनेमेटिक्स में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले वो सिंपली मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका रीजन पे नहीं जाएंगे,
मोशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस मोशन के इस पड़ाव में हम पहले जानेंगे कि ये फिजिक्स में आने वाले क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, क्या हो सकते हैं? तो फिजिक्स में जितना भी टर्म आएगा ना, जैसे अभी तक कुछ टर्म से आप लोग फैमिलियर होंगे, मास है ना, वजन, फोर्स भी क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, मतलब ये सारे टर्म जो है ना फिजिक्स के हैं और इनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिक्स में जो टर्म का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जो टर्म आएंगे फिजिक्स में, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, द टर्म यूज्ड इन फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? मास, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क डन, एनर्जी, पावर, ये सारे के सारे क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बट हमारे पास 7 जो है वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से पूरा फिजिक्स उन पे बेस्ड है और उन्हीं से बना हुआ है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं स्पीड के बारे में, ठीक है, तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और स्पीड किससे बना हुआ है? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम से मिलके बना। तो ये अलग टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस और टाइम जो है वो प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है, जिनको फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी हम कह सकते हैं, जिसके बारे में कंप्लीट आप क्लास 11th में पढ़ोगे। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमें समझ में आ गया है तो अब आते हैं यूनिट पे। आप कपड़ा लेने के लिए जाते हो, क्या बोलते हो दुकानदार को? हमें ये कपड़ा दिखाइए। सिंपल, अगर आप कुछ भी सिलवाना हो तो 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए। मीटर का इस्तेमाल किया ना, मतलब क्या? किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज को हमें बताने के लिए 2 चीजें की आवश्यकता होती है। क्या? पहला उसका वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। उसका वैल्यू और उसका यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब हो गया कि कोई भी एक बेसिक क्वांटिटी है, उससे जो हम बता रहे हैं या फिर जो आने वाला क्वांटिटी है वो उसका कितना गुना है। जैसे अगर मैं बोलूं 5 मीटर, 5 मीटर का मतलब हो गया कि 1 मीटर का 5 गुना। तो मीटर यहां पे यूनिट हो गया। यूनिट यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। ठीक है, और बेसिकली ये यूनिट हमें क्या बताता है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो वैल्यू यूनिट का कितना टाइम्स है। हम अगर बोलते हैं 5 kg, इसका मतलब हो गया कि 1 kg का 5 टाइम्स, 5 गुना। ठीक है, तो kg यहां पर यूनिट हो गया। तो यूनिट को पहले समझना पड़ेगा। हमारे पास यूनिट जो है वो 3 सिस्टम में मेजर किए जाते हैं। हालांकि SI यूनिट जो है वो प्रचलित है अभी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड SI यूनिट यूज किए जाते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। अच्छा, वो 3 यूनिट क्या क्या हैं तो मैं बता दूं, FPS, CGS एंड MKS। क्या क्या मैंने बोला? FPS, CGS एंड MKS। FPS का मतलब आप क्या समझ रहे हो? फुट पाउंड सेकेंड। FPS, फुट पाउंड सेकेंड। यानी कि ये क्या बता रहा हूं मैं? यूनिट के स्टैंडर्ड बता रहा हूं। तो यूनिट के कुल 3 स्टैंडर्ड हैं, यानी चीजों को आप FPS में मेजर कर सकते हो, CGS में मेजर कर सकते हो, MKS में मेजर कर सकते हो। क्लियर? किसमें किसमें मेजर कर सकते हो? FPS, CGS और MKS। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, मतलब लेंथ को, लंबाई को आप फुट में नाप सकते हो, उसका प्लूरल फीट होता है ना। लेंथ को आप फीट में नाप सकते हो, वजन को पाउंड में नाप सकते हो, FPS और S सेकेंड, टाइम को सेकेंड में। उसी तरह से CGS भी क्या कहता है कि आप लेंथ को सेंटीमीटर में नाप सकते हो, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, यानी वजन को, मास को आप ग्राम में नाप सकते हो और टाइम सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट है MKS, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहलाता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यही प्रचलित है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मतलब लेंथ मीटर में होगा, मास केजी में होगा, किलोग्राम में, और टाइम सेकेंड में होगा। ठीक है, यही SI यूनिट है। और फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज आएंगे हमें MKS यूनिट में मेजर करना है, ना कि CGS और FPS में। ठीक है, MKS यूनिट में क्यों मेजर करना है? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सेप्टेंस है
फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर के किस टर्म में मेजर करेंगे, वो MKS, और इसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है, SI यूनिट। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे दूं, लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर है, मास का क्या है, kg है, स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, kg मीटर मतलब किलोमीटर पर सेकेंड नहीं कहेंगे, मीटर पर सेकेंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, इन चीजों यही इसी पे बेस्ड होने चाहिए हमारे क्वांटिटीज। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतनी चीजें। अगर कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर डे क्लास में, पर डे यहाँ पे क्लास चल रहा है, जो भी दिक्कतें आती बेझिझक आप पूछो, प्रॉब्लम को बचा के मत रखो, उसे खत्म करना सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं मैं चैप्टर पे। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मोशन। मोशन क्या होता है? अगर हम सिंपल बोले ना तो मोशन चेंज ऑफ पोजीशन, इतना काफी नहीं है। चेंज ऑफ पोजीशन क्या, चेंज ऑफ पोजीशन क्या, पोजीशन चेंज, शायद ये समझ में नहीं आया होगा। हमें दो चीजें की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, इसको समझने के लिए। पहला रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और टाइम। टाइम से क्या मतलब, टाइम मतलब ये हो गया कि इंटरवल, दो कोई भी अगर घटनाएं हुई उनके बीच का इंटरवल जो है वो टाइम है। आप 4 बजे यहां थे, 5 बजे कहीं और गए, इसका मतलब कि आपने 4 से 5 के बीच में हो सकता है मोशन में रहे होंगे, तभी इस जगह से उस जगह पहुंचे। तो कहने का मतलब कि टाइम के साथ मूवमेंट जरूरी है। दूसरा पोजीशन, यानी कि अगर हम कहें कि अभी यहां से सपोज झारखंड से आप चले गए मुंबई, तो हमने एक यहां पे रेफरेंस पॉइंट लिया, क्या, झारखंड। तो झारखंड से आप कहां गए, मुंबई गए। अगर मैं बोलूं कि कोई मतलब रेफरेंस पॉइंट ही ना हो और मोशन को डिफाइन करने का कोशिश करें, तो क्या ये संभव है? संभव है ही नहीं। सपोज आप स्पेस में हो, स्पेस में किस जगह हो, कैसे आप अपने आप को बताओगे कि हम स्पेस में किस जगह पर हैं? अच्छा वो तो छोड़िए, वो बहुत मतलब ये है, आप हमसे 10 मीटर दूर खड़े हो, आपको बताना है वहां पर जहां पे आप खड़े हो कि आप कहां पर हो। तो आप कोई जगह का नाम लोगे, सपोज वो जगह को मैं नहीं जानता हूं, तो आप बताओगे ना कि तिरेया डैम से इतना दूर है, आप जहां से खड़े हैं वहां से उतना दूर है। तो जो पॉइंट का आप बताओगे, जो पॉइंट के बारे में कि आप कितना दूर खड़े हो, कहां से, तो कहां से का जो आंसर आएगा वही है रेफरेंस पॉइंट। जहां से आप अपने डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो वही क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। मतलब कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम विच फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। मतलब रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से फिजिकल क्वांटिटी क्या किए जाएंगे, मेजर किए जाएंगे, वो रेफरेंस पॉइंट है। आते हैं हम जहां वापस मोशन पे। मोशन और रेस्ट में काफी मतलब कंफ्यूजन चलते रहता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है जो चीजें हमारे लिए मोशन में हो किसी और के लिए मोशन में ना हो। जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपने मोशन का डेफिनेशन जान लिया है कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। हाँ, वहां पे रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए। पोजीशन में बदलाव आ रहा है टाइम के और प्लेस के रिस्पेक्ट में, तब उसे मोशन कहेंगे। लेकिन हम किसे मोशन में कहेंगे, किसे मोशन में नहीं कहेंगे। सपोज आप बैठे हुए बस में, आपके बगल वाले सीट पे भी कोई बैठा हुआ है, बस चल रही है, तो क्या नीचे वाला आदमी जो कि बस के नीचे, वो तो बोलेगा कि आप सब मोशन में हो। सही बात है, आप उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो। लेकिन क्या आप ये कहोगे कि मेरे बगल में बैठा हुआ आदमी वो मोशन में नहीं? वो तो आपको रेस्ट में लगेगा ना, वो तो रुका हुआ लगेगा। तो वही आदमी आपके तुलना में रेस्ट में है, लेकिन नीचे वाले के तुलना में मोशन में है ना। तो यहां पर बात किस चीज का हो रहा है, यहां मैं बात कर रहा हूं रेफरेंस पॉइंट का, कि कहां से हम तुलना कर रहे हैं। इस चीज को अगर आप समझ गए ना तो मोशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि जो बस चल रही है वो आपके लिए मोशन में हो सकता है आपके लिए वो रेस्ट में हो और दूसरों के लिए वो मोशन में हो। जब आप बस में जा रहे होते हो तो किनारे वाले पेड़ पौधे लगता है कि पीछे भाग रहे हैं,
लेकिन जो नीचे खड़ा है क्या उसको ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा, उसको लगेगा रेस्ट में। लेकिन आप बैठे हो वो बोलोगे वो मोशन में, पेड़ मोशन में है। तो जो चीजें रेस्ट में है वो चीजें मोशन में लग सकती हैं, और जो चीजें मोशन में वो रेस्ट में। अब इस चीज को अगर हमें पूरा डिटेल जानना है तो हम सिंपली क्या ढूंढेंगे? रेफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे। रेफरेंस पॉइंट यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है कि हम जो बात कर रहे हैं कि 10 मीटर दूर है या फिर वो मोशन में है तो किसके तुलना में है। ठीक है, तो इनिशियली जो मैं नोट बनवाते जा रहा हूं, आप इसे लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हम स्टार्ट ही करते हैं, एक एक चीज मैं बताऊंगा क्या होता है। और हाँ, मोशन का अपोजिट क्या होता है? रेस्ट। जब पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता तब उसे क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में कंटेंट है उसे मैं पूरा कवर करूंगा। आप लोग इसे एक नोट के भांति कॉपी में लिखते जाना, मैं सारा चीज क्लियर कर रहा हूं। तो बच्चों, मोशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन को जानेंगे। मोशन the change of position with respect to a reference point. With respect to time is called motion. रेस्ट क्या होता है? तो जस्ट इसके अपोजिट। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to a reference point or time is called time. The object is called in rest. राइट, मोशन का डेफिनेशन भी आप जान गए, रेस्ट का भी डेफिनेशन जान गए। कई बार क्या होता है कि बच्चे लेक्चर में तो समझ लेते हैं कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, मतलब डेफिनेशन समझ गए, लेकिन लिखने में दिक्कतें होती हैं। तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं होने वाली, मैं सारी चीजें आपको लिख के बताऊंगा। अब जो टर्म हमें चाहिए वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट। मैंने रेफरेंस पॉइंट की बात करी थी ना, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? The fixed point through which physical quantity is measured. Through which नहीं कहेंगे, from which कहेंगे। ठीक है, जहां से, from which physical quantities is measured। ठीक है, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। ये आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं इसे इरेज कर दूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी में लिख लो। ठीक है, मोशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मूविंग ट्रेन, अर्थ, ये सब। रेस्ट का एग्जाम्पल बताओ, तो आपके सामने वाला जो दीवार है वो रेस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस की तरफ। मेनली जो मोशन स्टार्ट होता है ना, उसमें जो क्वांटिटीज हैं वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है और टाइम वगैरह तो है। बस इतना चीज हमें समझना है। ये चीजें अगर हम समझ लेते हैं तो फिर ये चैप्टर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता। देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का चर्चा करते हैं। ठीक है, टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैं एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले समझा लेता हूं फिर लिखता हूं।
सपोज ये एक मेजरिंग स्केल है और ये मीटर में बता रहा है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, ये 7 मीटर और ये 8 मीटर। ठीक है। एक समझ लो बच्चा है, छोटा बच्चा, जिसका नाम हम रख लेते हैं विनेश। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा, विनेश। वो 0 से स्टार्ट करता है और जाता है 7 तक, और फिर वहां से क्या करता है, वो रिटर्न होता है। 0 से कहा गया 7 तक, और फिर वहां से वो रिटर्न होता है सीधा 4 पे आके रुक जाता है। ठीक है, ये मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ सको। क्या किया, 0 से स्टार्ट किया और 0 से स्टार्ट करने के बाद वो देखिए सी पॉइंट पे आके रुका, ए से बी गया और बी से सी आया। अब यहां पे अगर मैं पूछूं कि जो विनेश है वो कितना दूरी ट्रेवल कर लिया, तो जाते समय उसने क्या कितना किया, 7 मीटर, आप देख सकते हो, और लौटते समय किया है 1 2 3 10 मीटर, मतलब टोटल 10 मीटर। ठीक है, जाते समय 7 मीटर और आते समय 3 मीटर, टोटल 10 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। मतलब वो एक पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे पॉइंट पे जाके रुका, तो उनके बीच का जो दूरी उसके द्वारा तय किया गया उसे हम डिस्टेंस कहें, है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अच्छा ये बताइए, ये वाला क्या है, यहां से वो शुरुआत किया ना, तो फिजिक्स में जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। यानी ए जो है इसका इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। और रुका कहां पर, फाइनल पॉइंट पे, यानी ये वाला चीज जो है ना फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में जितना वो दूरी ट्रैवल किया उसे हम डिस्टेंस कहें। डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी है, मतलब जो सबसे कम दूरी होगी, स्ट्रेट लाइन, जो सीधा रास्ता होगा ना, उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब कि ये एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, कहीं से घूम करके आओ उससे कोई मतलब नहीं है। आप जहां से स्टार्ट किए और जहां पे खत्म किए, उन दोनों के बीच का दूरी क्या है, सिंपल निकाल लो। आप जिधर जिधर से घूमे उधर से उसकी कोई मतलब नहीं है, वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन सिंपली जहां से आप स्टार्ट किए थे और जहां खत्म किए उसके बीच का दूरी कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है, यहाँ फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यही हो गया। यानी यहां से यहाँ, इधर से गया उससे कोई मतलब नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हो जाएगा, वो 0 से 4 तक है ना, 4 मीटर। देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो सबसे छोटा रास्ता। सपोज आप क्या किए, स्कूल के दिनों में क्या करते थे, घर से बैग उठाते थे, स्कूल जाते थे, फिर आके वहीं पर पहुंच जाते थे। तो पता है आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो यहां से स्कूल और स्कूल से यहां, वो पूरा दूरी ऐड होगा। सपोज कि आपका स्कूल जो 0.5 किलोमीटर दूर था, तो कुल मिला के आपने आने और जाने में 1 किलोमीटर डिस्टेंस चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात करूं ना, तो आप 0 डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, 0। मतलब क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट किए थे वहीं आके फिनिश किए, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका सेम हो गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, आप इसे कॉपी में जरूर लिख लेना। डिस्टेंस, इट इज द लेंथ, टोटल लेंथ लिखते हैं ना, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूं तो इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड
फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आई होप कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। मैं हट जा रहा हूं, आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके कॉपी में से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी लिख सकते हो आप और यहाँ कंटिन्यू रख सकते हो। तो डिस्टेंस के क्या डेफिनेशन हो गया, मतलब टोटल लेंथ जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि शॉर्टेस्ट लेंथ, कम से कम दूरी जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी जो है, ठीक है, वो क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट कहलाया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं डिफरेंस बताता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम जाएंगे न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। मैं इधर लिखता हूं डिस्टेंस और यहां लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल है डिस्टेंस, पैरेलल, it is the total length covered by an object। इसमें क्या होगा, it is the shortest length between initial point and final point, राइट। चलो ठीक है। अब और एक चीज मैं बताता हूं, दूसरा, ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया। इसके बारे में और क्या चीजें हैं, डिस्टेंस कभी भी अगर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ दूरी ट्रैवल किया है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है। सपोज कि आप 5 किलोमीटर पीछे चले गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट -5 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब है, आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, ये डायरेक्शन के साथ आता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। और फिजिक्स में वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन के साथ आते हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो वी हैव टू मोर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू होता है, यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके सिर्फ वैल्यू होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क डन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी में। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन आप लोग पढ़े होंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, मतलब डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ना ये जो वेक्टर क्वांटिटी के नियम होते हैं, ज्योमेट्रिकल लॉ, उसको ये फॉलो नहीं करता। इसके बारे में कंप्लीट आपको 11th में मिलेगा। तो फिलहाल अभी आप इतना जान लो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस, कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन के साथ वैल्यू क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट -5 किलोमीटर, तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर, माइनस लगा हुआ है मतलब पीछे की ओर, और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वैल्यू हो गया। क्लियर ना। तो यहां पर क्या है कि डिस्टेंस जो है इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है, ये जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। थर्ड, अभी मैंने बताया कि इसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है, इट इज
ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट 4, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा या फिर बराबर होगा। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे? हाँ, वो सिचुएशन है अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि डिस्टेंस उससे ज्यादा ही हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑलवेज लेस देन, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम होगा डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई? हाँ। इनका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो दोनों में समानता है, इट इज मेजर्ड इन मीटर और ये भी जो है इट इज मेजर्ड इन मीटर, दोनों मीटर में ही मेजर किए जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल पे, क्योंकि चीजें जो है वो हमें साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। जो भी चीजें हैं एक भी चीज छूटना ना चाहिए। तो मैं इससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल हो सकती हैं जो हमें इन थ्योरीज को समझने में मदद करती हैं, हमारा नॉलेज को एक्सप्लोरेट करती हैं, वो न्यूमेरिकल्स ही हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पे है क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in the following cases, right? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताने हैं। यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट ए से जाता है बी, बी से जाता है सी, ठीक है, और सी से जाता है डी और डी से वापस आ जाता है ए, ठीक है। मतलब यही इसका इनिशियल पॉइंट है और यही इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। यानी कि यहां से वो स्टार्ट किया था, स्टार्ट और यहां फिनिश, ठीक है। इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया ए से और गया बी तक, बी तक और फिर सी तक, ये 90 डिग्री है। तो आपको बताना ये हाँ, ये वाला जो है ना 5 मीटर था, ये 5 मीटर गया, ये 5 मीटर गया और ये वापस 5 मीटर आया। और ये वाला जो है ये गया है 12 मीटर आया इधर और फिर ये 5 मीटर इधर आया, ठीक है। यहाँ आके रुक गया। ये स्टार्ट था, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल था, फाइनल पॉइंट। थर्ड, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, स्टार्ट मतलब हम क्या लिखते हैं फिजिक्स में जो टर्म यूज करते हैं वो इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, ए से बी गया और बी से वो सी गया, सी, और सी से कहां चला गया वो डी चला गया, ठीक है। डी यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें ले लेते हैं, ये वाला समझ लीजिए आपका कितना मैं दे दूं ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये वाला मैं दे देता हूं 4, ठीक है,
और ये वाला भी 4 और ये 6। चलो 3 क्वेश्चन है आपके पास, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना है, तो एक एक करके चलते हैं। ये फाइनल पॉइंट है ना इसमें, ये फाइनल। पहले क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ए से स्टार्ट किया, बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कुल मिला कितना हो गया 20। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चेक करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चेक करना है आपको, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी कितना है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुका, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट 0 था, इसलिए मतलब एक ही जगह था तो 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना। ए से स्टार्ट किया, बी गया, बी से सी तक गया, तो अगर हम देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कितना हो गया 12 और इधर 5 17, डिस्टेंस तो बहुत इजीली निकल गया 70 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी, तो इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहाँ पे है, तो यही हो गया ये सीधा, तो ये दूरी कितना होगा कोई बता सकते हो। अरे ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, वाह ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये वाला कितना होता है √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब √144 प्लस 25, मतलब √169, और इसका वैल्यू होता है 30। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा AC, और A से सीधा 30 मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये A से B गया, B से C गया और C से D गया, भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, चलो ठीक है, डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है A से B 4 6 4, यहाँ 4 फिर 6 फिर 4, कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो 14 मीटर ट्रैवल किया ना। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें चाहिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। बच्चों जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है ना, तो आप इनिशियल पॉइंट चेक करो और फाइनल पॉइंट चेक करो बस। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट तो यानी यहां से सीधा यहां। क्लियर, तो कितना होगा ये, कैसे निकलेगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक काम करो, कंस्ट्रक्शन करो कुछ ऐसे और ऐसे। ठीक है, अच्छा ये बताओ 4 है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा ना, हाँ 8 मीटर हो गया। और ये वाला कितना है, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। अब आप देख पा रहे होगे कि एक जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल का रूप ले चुका है, और हमें ये वाला निकालना है, ये वाला, मतलब ये 4 और 8 कितना हो गया पूरा, 4 और 8 कुछ ऐसा बन गया ना, देखिए तो हाँ मैं बता रहा हूँ, ये 8 और 4 ये हो गया, नहीं ये 4 था ना, सॉरी 4 था, तो 4 4 8 हो गया ये, और ये हो गया 6, तो ये वाला कितना होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10। कह सकते हैं कि AD जो है वो 10 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो NCERT में है, कुछ उस टाइप का। क्वेश्चन को कैसे टर्न किया जाता है थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए। राम runs around a circular track of radius 7 meter. He runs about 3.5 round. Calculate distance and
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई राउंड। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, क्लास वर्क सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको और होमवर्क भी मिलेंगे। ठीक है, तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि राम जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक, उसके चारों ओर वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है, 7 मीटर है। उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, अब उसका वो पूरा 3.5 चक्कर लेता है। कितना चक्कर लगाता है, 3.5। सपोज एक सर्कुलर ट्रैक ऐसे है और यहाँ से अगर वो स्टार्ट करता है, सपोज यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। यहाँ से स्टार्ट करता है ए से एक चक्कर लगाया, ठीक है, फिर एक चक्कर और लगाया, फिर एक चक्कर और लगाया और फिर आधा चक्कर लगाया, मतलब यहाँ के उसके। तो कुल मिला के आप बता सकते हो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस। तो आपको पता है कि अगर इसका रेडियस जो है वो 7 मीटर है तो एक चक्कर का दूरी कितना होगा, एक चक्कर मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर। तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 राउंड। 1 राउंड का मतलब 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 था, कट गया 44 मीटर। एक राउंड में वो 44 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो कुल मिला के 3 और आधा राउंड लिया है, मतलब 3.5 राउंड। तो हम कह सकते हैं कि 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस आधा 22, मतलब फॉर 3.5 राउंड कितना हो जाएगा, 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 22। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 या 14 14 4 1 4 2 6 4 10 4 14 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 154 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने क्या बोला था बच्चों कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेक करो। इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। तो इनिशियल यहां से स्टार्ट किया, फाइनल, तो इसका सीधा रास्ता ना। बताओ ये कितना होगा, ये 7 तो ये भी 7 होगा, रेडियाई है ना सेम सर्कल का, सेंटर है ये 7 तो ये भी 7, ये भी 7। कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है, क्या बहुत इजी तरीके से निकल गया डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये जरूर आप करके मुझे मैसेज जरूर कर देना या फिर कमेंट में आंसर पोस्ट कर देना, ठीक है। इससे पता चल पाएगा कि आप कितना समझ गए हो। और हाँ बच्चों, यहाँ पर डे क्लास जो है तो क्लास अटेंड करने के लिए मत भूलना। और ऑनलाइन क्लास एडी आपके लिए 24/7 लगा हुआ है। कुछ भी दिक्कत हो मैथ साइंस में आप हमें जरूर कांटेक्ट करो, पूछो, कमेंट सेक्शन में क्वेरीज डालो। वीडियो को पूरा देखने के लिए मत भूलना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है होमवर्क, एज ए होमवर्क दिख रहा है ना आपको, मैं बता रहा हूं। A farmer has a rectangular field of length and breadth 20 meter and 16 meter respectively. He takes 2.5 round of his field. Now calculate distance and displacement traveled by the farmer। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ठीक है।
बच्चों जब भी इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करो पहले फिगर बना लेना, इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट का ध्यान में रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।